नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे आदिकाल के बारे में, सिद्ध साहित्य के बारे में, नाथ साहित्य के बारे में और जो लोक साहित्य थी उस समय उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जैन साहित्य वगैरह जो भी कुछ होगा आदिकाल में वो सब हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। हिंदी साहित्य में जो हिंदी काव्य वाला पोर्शन है, बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ता है। अच्छा, हिंदी किसी किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर का नाम हो चाहे हिंदी का काव्य पेपर का नाम हो, दोनों में पढ़ाता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि हिंदी काव्य जो होता है वो हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कवर करता है और फिर उसके बाद में हिंदी काव्य में जो जैसे विद्यापति की रचना संकलित है, गोरखनाथ की, ठीक है, अमीर खुसरो की, फिर उसके बाद में आप देखते हैं भक्ति काल के तमाम सारे जैसे गोस्वामी तुलसीदास, ऐसे तमाम प्रकार के लोगों की चीजें संकलित हैं, ठीक है, सूरदास हो गए, या इसके अलावा आपके आप देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, कबीर दास हो गए, और फिर आप देखते हैं रीतिकाल आता है, रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध परंपरा के एक एक कवियों के बारे में, खास करके रीति सिद्ध से बिहारी लाल, रीतिबद्ध से केशवदास और रीति मुक्त से आप पढ़ते हैं घनानंद के बारे में। तो ये तीन पढ़ने के बाद में आप आते हैं आधुनिक काल में, जिसमें भारतेंदु जी के बारे में, भारतेंदु युग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में भारतेंदु जी के बारे में आप मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, इन सभी के बारे में आप पढ़ते हुए आधुनिक काल तक आते हैं। उनकी सभी की रचनाएं भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित होती हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य या हिंदी साहित्य के इतिहास का ये दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की पद्धति को समझा, किस तरीके से जो है गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य लेखन का काम शुरू किया। फ्रेंच भाषा में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की शुरुआत गारसा दत्तासी नाम के एक विद्वान ने की थी, जो कि फ्रेंच मतलब फ्रांस के थी, फ्रेंच भाषा में लिख रहे थे। फिर उसके बाद में आप देखते मिश्र बंधु, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, राम कुमार वर्मा, ऐसे तमाम प्रकार के जो है आलोचकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का प्रयास किया, जिनमें सबसे परफेक्ट मैंने आपको बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला जो काल विभाजन रहता है वो जब सबसे जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आदिकाल नाम दिया और आदिकाल के साथ साथ उन्होंने चूंकि देखा कि आदिकाल में वीरता पूर्वक रचनाएं अधिक मात्रा में मिली हैं, 10 या 12 रचनाओं का प्रमाण दिया और कहा कि वीर गाथा काल इसको कहा जाएगा, क्योंकि इसमें वीरता पूर्वक रचनाएं अधिक मात्रा में हुई। हालांकि वहां पर आप देखते हैं कुछ प्रेम पूर्वक रचनाएं भी हुई हैं, जिसमें आपको श्रृंगार रस के भी पुट मिलते हैं, लेकिन जो प्रधानता रही दोस्तों वो वीर रस प्रधान काव्य लिखे गए वीर गाथा काल में, आदिकाल में। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा काल कहा। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फोकस किया कि चूंकि पुरानी हिंदी का काल है इसलिए इसको आदिकाल कहा गया। ऐसे ही कुछ लोगों ने चूंकि कहा कि सिद्धों का काल है इसलिए सिद्ध सामंत काल कहा गया। कुछ लोगों ने इसको नाथ मतलब कि नाथ साहित्य के हिसाब से देखा, कुछ लोग आरंभिक काल, कुछ ने प्रारंभिक काल, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा। इन सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास तो करेंगे ही, लेकिन अब यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे कि आदिकाल क्या है, आदिकाल किसे कहते हैं, सिद्ध साहित्य क्या है, नाथ साहित्य क्या है, और इन सभी की विशेषताओं को भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके लिए रखे गए हैं। न्यू बैच है 27, 28, 29 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी पुरानी वीडियोस है वह भी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं, वही आपको मिलता तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी काव्य दोनों में ये चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो आपको पढ़ना अध्याय संख्या 2 में आदिकाल का परिचय, उसका वर्गीकरण करेंगे, इसमें नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य सब कुछ पढ़ेंगे और उसकी विशेषताएं हम फाइनल चर्चा करेंगे। एक चीज आपको बताते हैं, आदि माने होता है पुराना, काल माने होता है समय, यानी पुराना काल या पुराना समय, ठीक है। जब हिंदी का उद्भव हुआ, हिंदी ऐसे ही नहीं निकली है, हिंदी के उद्भव के पीछे कई भाषाओं का, कई बोलियों का योगदान है, बेसिकली ऐसा कहा जाए। क्योंकि हिंदी भाषा जो निकली है दोस्तों, अगर मैं कहूं सबसे पहली प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा। संस्कृत से कौन सी भाषा बनी है, संस्कृत से बनी है पाली भाषा। पाली से कौन सी भाषा निकली, पाली के बाद में प्राकृत भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषा आई, ठीक है, अपभ्रंश भाषा का उदय हुआ।
कहीं कहीं पर अपभ्रंश से अवहट्ट भी मिलता है, लेकिन अपभ्रंश पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पर अपभ्रंश भाषा जो है, अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है। और हिंदी के विकास में आप देखते हैं केवल हिंदी का विकास नहीं हुआ, इसके बनने में दोस्तों 5 उपभाषाएं, ठीक है, 5 उपभाषाएं जो ही इसमें शामिल हुई हैं, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां, इन्हीं उपभाषाओं की बोलियां हैं दोस्तों। उन्हीं बोलियों के बनने से जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और जिनमें से इन्हीं 18 बोली में से एक बोली आती है खड़ी बोली। उसी खड़ी बोली के आधार पर इसको मानकीकृत अब किया जाएगा 1900 ईस्वी के आसपास। उसके बाद से जब सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी संभालेंगे, द्विवेदी युग में आकर के खड़ी बोली को मानक बना करके इसी के आधार पर पूरी की पूरी हिंदी का नींव रखा गया, ठीक है। 5 उपभाषाओं में जैसे आप देखते हैं पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं हैं। इन 5 उपभाषाओं में अलग अलग बोली है, जैसे कि पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आप देखते हैं भक्ति काल में अवधी का बोलबाला रहा, राम भक्ति शाखा के जितने भी कवि रहे हैं सब अवधी में लिखते रहे हैं। आप देखेंगे पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, जिसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली मेन है, जिनमें से ब्रज भाषा में रीतिकाल की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में आपको मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो ब्रज भाषा में आप देखते हैं सूरदास के सारे रचनाएं आपको मिल जाएंगी ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा जो है वह भी अपने समय में बोलबाला रहा उसका, लेकिन जो आदिकाल की भाषा रही दोस्तों उसमें मिली जुली भाषा है। कुछ अवधी के पुट मिलेंगे, कुछ ब्रज के मिलेंगे और कुछ आप देखते हैं अपभ्रंश में आप देखते हैं अपभ्रंश के पुट मिलेंगे। अच्छा, इन्हीं अपभ्रंश से बोलियों का विकास हुआ, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों विकास हुआ पश्चिमी हिंदी का, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ पूर्वी हिंदी का, यानी अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसी अपभ्रंश से दोस्तों जो मागधी अपभ्रंश से मगध के इलाके की बोली यानी बिहारी हिंदी का विकास हुआ। बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी, जिनमें से मैथिली भाषा का प्रयोग वीर गाथा काल में आपको दिखाई पड़ता है। मैथिली भाषा का प्रयोग बेसिकली मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात एक कवि है जिनका नाम है विद्यापति, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उनको आप देखेंगे विद्यापति, वो मैथिली में रचनाएं लिखते हैं, ठीक है। आप एक बहुत बड़ी गायिका है, वो भी मैथिल की गायिका है, आप देखेंगे, ठीक है। तो तमाम सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब आदिकाल, हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभिक काल आदिकाल कहलाता है, शुरुआती दौर। यह हिंदी साहित्य का प्रथम युग है जिसमें मुख्यतः वीर गाथात्मक काव्य यानी कि वीर गाथा से युक्त काव्य लिखे जा रहे थे। धार्मिक साहित्य भी इसमें तमाम सारे हुए, जैसे जैन साहित्य, नाथों को लेकर के नवनाथ हुए हैं जो सिद्ध हुए हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में। लोक साहित्य भी जैसे ढोला, मारूरा, दोहा जैसे लोक साहित्य भी लिखे जा रहे थे राजस्थान के इलाकों में। लोक साहित्य का कोई लेखक नहीं होता है, लोक साहित्य आम जनमानस की उपज होती है और इसका कोई जो है लिखा पढ़ा वर्णन ज्यादा नहीं मिलता है। और विशेष करके अपभ्रंश, प्राकृत और देशज बोलियों में रचनाएं आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले, अच्छा, आदिकाल के समय निर्धारण की अगर बात की तो मैं पहले समझ चुका हूं, लेकिन फिर भी देखें, सबसे जो मानक है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्हें जो काल विभाजन डिसाइड किया कब से कब तक आदिकाल रहा होगा। तो उसमें आप देखेंगे 1050 विक्रमी से लेकर के संवत, संवत जो होता है ये जैसे सन है ऐसे ही संवत होता है। 1050 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी तक जो है ये रहा। चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें सारी चीजें विक्रम संवत में दी गई हैं। विक्रम संवत से जब आप 57 घटा देंगे तो आपका निकल करके आता है ईस्वी। जैसे 1050 में से आप 57 अगर घटा देंगे दोस्तों, घटाइए, यहाँ से उधार लिया, यहाँ पे 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचे 4, यहाँ से उधार 14, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचे 10, चूंकि 9 बन गया, 993 ईस्वी, ठीक है। अब यहाँ पर 993 ईस्वी आ गया। 1318 इसमें से 75 घटाएंगे तो 1318 आएगा। यानी कि अगर ईस्वी का सन देखें तो 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक का समय काल आदि काल का समय काल रहता है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सबसे अच्छा काम किया शुक्ल जी ने ही किया, तो उन्हीं का दबदबा कायम रहा और उन्होंने जो बात बताई वही सर्वोपरि मान ली गई। तो ये रहा इसका समय काल। यानी कि हिंदी साहित्य में चूंकि जो शुरुआत हुई हिंदी साहित्य की 993 ईस्वी से अगर मान सकते हैं बेसिकली शुरुआत इसकी, ठीक है, यानी मोटी मोटा 1000 ईस्वी से।
और 1318 यानी कम से कम 1320 वर्षों तक का जो इतिहास आप मान सकते हैं, 321-22 वर्षों का इतिहास, वह एक प्रकार से हिंदी साहित्य में आदिकाल के नाम से या वीर गाथा काल के नाम से मशहूर है। ठीक है। अब आदिकाल का नामकरण को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बातें बताई। आदिकाल का नामकरण, चूंकि इस काल का नामकरण आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, क्योंकि यह हिंदी साहित्य का प्रारंभिक यानी आदिकाल है। विभिन्न विद्वानों के मत की अगर बात की जाए, चूंकि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसको अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे कि हमारे सबसे जबरदस्त विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य, भाई मतलब इन्होंने कहा कि संवत 1050 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी यानी 993 से लेकर के 1318 ईस्वी तक का समय काल जो है उसको आदिकाल या वीर गाथा काल कहा जाता है। मुख्यतः इसको वीर गाथा काल इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वीरता पूर्वक रचनाएं अधिक मात्रा में लिखी गई। इनके अनुसार इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति दोस्तों वीर गाथात्मक है, क्योंकि इसमें राष्ट्र, धर्म, समाज और लोक मंगल की भावना आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये चीजें देख करके, और 12 रचनाएं जिसमें पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, आलखंड, ठीक है, इस तमाम प्रकार के ग्रंथ आपको मिलते हैं। ठीक है। और खुमान रासो, दलपत विजय ने लिखा, इस तमाम प्रकार के ग्रंथ मिले जो कि जिसमें राजा महाराजाओं की वीरता पूर्वक वर्णन किए गए हैं। तो उसी आधार पर इन्होंने इसको वीरगाथा काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इस काल को वीरगाथा काल नहीं कहा। वीरगाथा काल यहाँ पर गलत काट लीजिएगा, वीरगाथा काल नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं वीरगाथा काल ना कह करके उसको नकारा और इन्होंने इसको आदिकाल ही स्वीकार किया। ठीक है, आदिकाल स्वीकार किया, तो इसको वीरगाथा काल नहीं कहा उन्होंने। इनके अनुसार यह काल भारतीय इतिहास में राजनीतिक उथल पुथल का काल था। इसमें वीरता, स्वाभिमान, त्याग की भावना भी आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन ये एक प्रकार से हिंदी की पुरानी चीजें हैं, तो इस लाइन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये इसको हटा दीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अगर बात की जाए तो इन्होंने इसे प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है। ठीक है। इनके अनुसार इस काल में साहित्य की दो मुख्य धाराएं मिलती हैं, वीरगाथा और धार्मिक उपदेशात्मक साहित्य मिलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि हिंदी साहित्य का निर्माण काल कहा है इसको। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं हिंदी भाषा का निर्माण और विभिन्न बोलियों में काव्य की रचना यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। तो ये कुछ विद्वानों के अनुसार मैंने आपको बताया। ठीक है। बीज वपन काल, इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल कहा। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इस काल की भाषा अपभ्रंश, सौरसेनी, महाराष्ट्री, पैसाची, प्रारंभिक हिंदी की बोलियां इसमें शामिल है। प्रमुख बोलियों में डिंगल, पिंगल, ठीक है, पुरानी राजस्थानी ब्रजभाषा का आरंभिक रूप और अवहट यानी अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप अवहट कहा जाता है। तो ये सब बोलियां या भाषाओं में रचनाएं लिखी जा रही थी। इस काल में साहित्य की सभी विधाओं का विकास प्रारंभ हो चुका था, अलग अलग रूपों में, अलग अलग चीजों में। आदिकाल की समान विशेषताओं में इसे वीरता, शौर्य और पराक्रम का गुणगान किया जा रहा था। धर्म और आध्यात्म की प्रधानता थी। लोक जीवन, लोक विश्वास और लोक संस्कृति का चित्रण भी हो रहा था। भाषा में आरंभिकता, सरलता और देशजता आपको दिखाई पड़ती है। छंदों का प्रचलन, अलंकारों का प्रयोग भी शुरू हो चुका था। राष्ट्र, समाज और लोक मंगल की भावना भी विद्यमान होना शुरू हो चुकी थी। आदिकाल हिंदी साहित्य की नींव रखने वाला काल है दोस्तों। इसी काल में हिंदी भाषा और साहित्य की आधार भूमि तैयार हुई और आगे चलकर के भक्ति काल तथा रीति काल के लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझा। अब आदिकाल का हम जो है इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे बढ़िया तरीके से आपके लिए नोट्स तैयार किया गया है। ये सारे नोट्स दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। आपको एसएमएस कर देना है 99, सभी यूनिट के नोट्स मिलेंगे। यूनिट 1 से लेकर के सारे यूनिट के नोट्स आपको मिलेंगे 9984 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, एसएमएस करेंगे, आपको एसएमएस कर देना है, आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम, सारे सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, अपने सब्जेक्ट का नाम और आप किस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। हिंदी ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर नोट्स मिलेगा। ठीक है, और सारी चीजें आपको मिलेंगी। पूरा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर दोस्तों करना क्या है, आपको मात्र 100 रुपए भेज देना है। 100 रुपए फीस में आपको हिंदी के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। हर एक यूनिट के हर एक चीज के नोट्स आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। ये व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे स्कैनर, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी, जो मैंने आप व्हाट्सएप पर भेजूंगा, जैसे आप नंबर पे एसएमएस करेंगे। या फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, आपके घर में कोई ऑनलाइन माध्यम यूज करता है तो वो भी फीस जमा कर सकता है। ठीक है,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदी के साथ साथ यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट संस्कृत है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र के लिए विज्ञान या को करिकुलर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सभी सब्जेक्ट की तैयारी इसी के साथ साथ आपकी इसी पैसे में हो जाएगी। मात्र 100 रुपए फीस में पूरा फर्स्ट सेमेस्टर जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपकी तैयारी करवाई जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास जब होगी तो उसकी लिंक भी आती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ नोट सभी यूनिट की आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एक विषय की नहीं बल्कि सभी विषय की परीक्षा, चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके लिए ऑफर लॉन्च किया गया है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करेंगे तो आपको मात्र 200 रुपए फीस नहीं जमा करें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है, सेकंड सेमेस्टर का फीस भी बाद में आप जमा करेंगे 100 रुपए हो जाएगा, तो टोटल आपका फीस कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा 2 सेमेस्टर में। लेकिन अगर इकट्ठा फीस जो बच्चे जमा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते गुरुजी इकट्ठा फीस जमा कर दें तो हमारा कुछ जो है कम करेंगे, बिल्कुल 150 रुपए फीस में, यानी 200 रुपए से हट करके केवल 150 रुपए फीस में आपको पूरा 2 सेमेस्टर यानी 1 साल तक की फीस सभी सब्जेक्ट की, को करिकुलर वाला जिसकी परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, वो सब आपको मिल जाएगा मात्र इसी 150 रुपए में। 10-10 प्रैक्टिस सेट और अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हिंदी के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको हर एक यूनिट के नोट्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर नोट्स। हर एक यूनिट के लास्ट में आपके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेंगे, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर सब कुछ आपको मिलेंगे यहाँ पर मात्र 150 रुपए फीस में, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर फिर पूरा सेकंड सेमेस्टर, यानी 2 सेमेस्टर तक। अब आपको जुड़ना क्यों चाहिए हमसे, जैसे आप मार्केट से सीरीज खरीदते हैं दोस्तों, एक सीरीज का दाम कितना रुपए है, 60 रुपए है। 5 विषय कम से कम आप खरीदेंगे सीरीज, 6×5 = 300 रुपए की आपको सीरीज खरीदनी पड़ेगी एक सेमेस्टर में। 2 सेमेस्टर में 600 रुपए की ही सीरीज हो जाती है। एक सेमेस्टर का फीस मैं कितना रखा हूँ, 100 रुपए। 100 रुपए में आपको जो है सब कुछ मिल जा रहा है और आप हमसे डायरेक्टली जुड़ने का मौका प्राप्त कर पा रहे हैं। कोई जानकारी आपको लेनी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आपको दी जाएगी, बताई जाएगी। चले, तो अब वॉइस मेरे हिसाब से वॉइस थोड़ा सा कट गई थी, उसके लिए माफी चाहूंगा। कहां से वॉइस कटी थी तो आप फिर से देख लीजिए। आपको जैसे अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। मात्र 100 रुपए फीस में पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा। और अगर आप दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि और भी आपको मिले, 2 सेमेस्टर का फीस आपको जमा करना है एक साथ, तो 150 रुपए फीस में आपके लिए 2 सेमेस्टर मिल जाएगा, पूरा 1 साल। एक विषय नहीं बल्कि सभी विषय का आपको मिलेगा। या फीस आप जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का एक साथ फीस जमा करना तो मात्र 150 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये लिए आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको चीजों को समझाने का प्रयास किया। क्यों आपको कोर्स लेना चाहिए, इसके पीछे मैंने आपको समझाया कि 60 रुपए की एक सीरीज आती है। अगर 5 सीरीज आपको लेनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर में तो 300 रुपए की सीरीज हो जाती है। और मैं आपको दोस्तों केवल और केवल कितने रुपए बता रहा हूं, मात्र 100 रुपए फीस में फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषय मिल जाएंगे। 2 सेमेस्टर की सीरीज का दाम 600 रुपए हो जाएगा। अगर ये किताब आप खरीदेंगे तो और महंगी पड़ जाएगी। सारे किताब या सीरीज लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, कॉलेज नहीं जाते कोई दिक्कत की बात नहीं, घर पे बैठ करके सारे नोट्स आपको मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा दोस्तों। आप आराम से अपने घर पे बैठ करके जो है उस पेज की फोटो निकलवा करके आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नोट्स बहुत ही नंबर 1 का तैयार किया जा रहा है आपके लिए और आप बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो 600 रुपए आपका 2 सेमेस्टर के लिए 1 साल तक के लिए लगाते हैं, लेकिन आप 150 रुपए लगाएंगे, उसमें आपको सभी यूनिट का नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चले आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां तक आपने हम समझा था आदिकाल के बारे में। मैंने आपको बता रहा था कि आदिकाल जो है सबसे पुराना काल है, सबसे पहला काल है। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग नामों से पुकारा। अब हम आदिकाल की विशेषताओं पर फोकस करेंगे कि आदिकाल की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, पहली विशेषता दोस्तों आदिकाल की यह है कि वीर गाथा, वीर गाथात्मक प्रवृत्ति इसकी है। वीर गाथात्मक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें वीरता पूर्वक चीजें लिखी गई है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल नाम दिया है, यह बात आप ध्यान रखिए। इसके चूंकि इस काल में आप देखते हैं साहित्य के मुख्य उद्देश्य वीरों के शौर्य पराक्रम और युद्ध त्याग और बलिदान का वर्णन आपको दिखाई पड़ेगा। राजाओं, नायकों और योद्धाओं के जीवन की घटनाओं का काव्य मुख्य विषय यहाँ पर रहा। आप देखते हैं आल्हा, उदल,
ऐसे तमाम महोबा के दो वीर थे, आल्हा और उदल, ठीक है। और आप देखते हैं राजा परमाल के दरबार में रहा करते थे, उनके दो सैनिक थे, ठीक है। और इन दोनों ने एक प्रकार से आप देखते हैं राजा परमाल की तरफ से कई सारे युद्ध लड़े, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ा और बहुत ज्यादा वीरता पूर्वक चीजें दिखाई। राजा से अधिक अगर किसी को जानते हैं लोग तो इसी जो है आल्हा और उदल को जानते हैं, क्योंकि ऐसे आल्हा, उदल, मलखान ऐसे तमाम प्रकार के वीर रहे हैं जिन्होंने, ठीक है, जोगा भोगा के मोर्चा पर लड़ी हैं, खूब वीर मलखान, ठीक है। आप पढ़ेंगे उसमें तमाम प्रकार की चीजें। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई का एक ग्रंथ है, पृथ्वीराज चौहान जो कि तृतीय हैं और ये चौहान वंश के शासक हैं। पृथ्वीराज तृतीय तराइन का पहला युद्ध लड़ा था, मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया था, बहुत ही प्रतापी शासक हुए। उनके बारे में चंद्रबरदाई एक कवि है जो कि लिखता है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है, लिखते हैं कि भयो पृथ्वीराज प्रतापी जिनकी रजत भुजा अति आपी, यानी पृथ्वीराज अत्यंत प्रतापी थे जिनकी भुजा रजत यानी चांदी के समान चमकदार थी। इसमें पृथ्वीराज के शौर्य और प्रताप का वर्णन जो है किया गया है। यानी आप देखेंगे, आप आलखंड को उठा करके देखेंगे, उसमें कहा जाता है, आलखंड पुस्तक में आप देखते हैं तमाम सारी चीजें तो है ही, लेकिन जब आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे, आप अलग अलग गांव में जाएंगे, क्षेत्रों में जाएंगे, तो आल्हा एक जो है अवध के और इधर इलाकों में गाया जाता है, बुंदेलखंड इलाकों में, ठीक है। और तमाम प्रकार के जो है आल्हे में गाए जाते हैं, जैसे कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार और बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, यानी कि 18 साल के ऊपर अगर कोई क्षत्रिय जीवित रहता है तो उसको जीवन को धिक्कार है। 12 बरस तक कुत्ते की उम्र है, 13 तक सियार की उम्र है, ठीक है। और 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवा सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार इसलिए कहा गया क्योंकि क्षत्रिय लोग जो है, जो छत्राणियां होती थी, अपने बच्चों को यही सिखाती थी कि वीरता पूर्वक रणभूमि में अगर मृत्यु के घाट उतर जाते हो तो मुझे अपने दूध पर नाज होगा कि हमने उस पुत्र को दूध पिलाया जो कि वीरता पूर्वक उस रणभूमि के क्षेत्र में शहीद हो गया, ठीक है। और ऐसे बच्चों को माताएं अपने बेटा कहलाने पे शर्म महसूस करती थी, जो एक प्रकार से रणभूमि में पीठ दिखा करके भाग आता था। तो ये एक प्रकार से शुरुआती दौर में आप देखते वीरता पूर्वक चीजें थी कि जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह ले करवाए, कोई व्यक्ति डोली लेकर के जा रहा है, ठीक है। अब सुंदरता, इसमें सुंदरता पर शौर्य का कब्जा होता था, यानी सौंदर्य जो है वो किसके चंगुल में रहेगा, शौर्य के, यानी जिसके पास, जिसकी भुजाओं में ताकत है, सुंदरता उसी की गुलाम है। पहले के जमाने में, इस जमाने में यही सिस्टम चल रहा था कि जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह ले करवाए, ठीक है। और आगे क्या है, एक लाइन और आपको मिलती होगी कि धै दो डोला समर खेत मा जे जीते ते ले उठाए, ऐसे गाया जाता है। ये आम जनमानस की बोली में आपको दिखाई पड़ता है ऐसी चीजें, ठीक है। हाथ पटक दे भुईमा जो तो 9 मन माटी ले उठाए, मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। युद्धों 9 मन माटी हाथ में थोड़ी आएगी, जेसीबी भी 9 मन माटी नहीं उठा पाएगी, लेकिन वो अतिशयोक्ति है, एक अलंकार होता है, हिंदी में आप पढ़ेंगे अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति से भी ऊपर चीजें हैं, अति अतिशयोक्ति एक अलंकार हो जाता है, अति अतिशयोक्ति यानी कि बहुत बड़ा अतिशयोक्ति, ठीक है। यानी कि 9 मन माटी एक हाथ में कौन उठा पाएगा। कहा जाता है कि रिम झिम भाला बरसे उही मैदानन के बीच मझाए, यानी कि मैदान युद्ध का है, उसमें भाला कैसे बरस रहा है, रिम झिम भाला बरस रहा है, यानी जैसे पानी की बूंदे ऊपर से बरसती हैं वैसे ही भाला बरस रहा है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति कह सकते हैं, ठीक है। और यक्का मारे दुई गिर जावे और तीसरा खौफ खाए मर जाए, मतलब ऐसी चीजें, एक को मार रहे हैं, दूसरा वैसे गिर जा रहा है, तीसरा बस ये देख करके मर जा रहा है, गिर जा रहा कि भाई देखो कहीं हमारो नंबर ना लग जाए। यह प्रकार के वीरता पूर्वक वर्णन अगर कहूं मिलत है भैया तो आदिकाल में मिलत है। ये चीज आपका पढ़े चाहिए, ये चीज का अगर आप पढ़े हो है बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चले। तो भैया ये रहा आदिकाल में वीरता पूर्वक वर्ण और युद्धों का सजीव चित्रण होता था। जैसे जो भी, जैसे पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध करने जाते थे तो उनके जो साथी थे चंद्रबरदाई, वो भी साथी में जाते थे और जो भी होता था युद्धों को आंखों से अपने देख करके और तब लिखते थे। इसीलिए इसकी एक विशेषता आदिकाल की यह भी है कि युद्धों का सजीव चित्रण जो है यहाँ पर किया गया। सजीव माने कि आंखों देखा हाल लिखा गया है, किसी की कही सुनाई बातों पर नहीं लिखते थे। और यहाँ पर दरबारी साहित्य ये है कि दरबारी साहित्य है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके अपने राजा महाराजाओं के बारे में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके जरूर बताया गया है,
ठीक है, युद्धों का सजीव चित्रण है और इतिहास की घटनाओं से यहाँ के तथ्य कम मेल खाते हैं, ये सब भी बातें आपको दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि साहित्य और इतिहास दोनों अलग अलग है। इतिहास जानकारी के लिए लिखा जाता है और साहित्य जो होता है मनोरंजन के लिए लिखा जाता था उस समय। आगे देखेंगे, धर्म प्रधान साहित्य लिखे गए। इस काल में धर्म का विशेष प्रभाव था, साहित्य पर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। धार्मिक उपदेश, नीति, भक्ति और मोक्ष की बातें बहुत प्रमुखता से आपको कविता में मिलेंगी। कई रचनाएं धर्म प्रचार और सदाचार की प्रेरणा देने के उद्देश्य से लिखी गई। आप देखेंगे जैसे सिद्धों के पद में आप देखेंगे, जो सिद्ध लोग हैं उन सिद्धों में आप देखते हैं आपको पद मिलेगा कि मन मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मरि मंदिर में धूप देवे अघड़ा। यानी यदि मन शुद्ध नहीं है तो केवल बाहरी रूप से जोगी वेश धारण करने से कुछ लाभ नहीं होगा। इसमें सच्चे धर्म और आंतरिक शुद्धि का उपदेश दिया गया है। कहने का मतलब है कि बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया और जो आचरण है उसको एक प्रकार से, जो अच्छी चीज है उसको उस पर फोकस किया गया। आप देखते यही चीज आप देखते कबीरदास भी करेंगे आगे चल करके, सिद्धों की परंपरा से ही प्रेरित है कबीरदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, लोक जीवन का चित्रण भी इसमें किया गया। आदिकाल की अगली विशेषता क्या है? लोक जीवन का चित्रण, यानी इस काल के साहित्य में तत्कालीन लोक जीवन की झलक मिलती है। युद्ध, विवाह, उत्सव, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, आस्था और लोक विश्वासों का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों कविता ने अपने आसपास के समाज और जीवन को निकट से देखा और जो देखा उसको लिखने का काम इसमें किया गया। जैसे कि आलखंड जो कि जगनिक की रचना है, ठीक है, इसमें आप देखते हैं आल्हा उदल की जो युद्ध जब आल्हा उदल लड़ते हैं तो उस समय लिखा गया कि आल्हा उदल चले अकेले संग न को नर नार, रण बीच घमासान भयो बाजे भेरी मृदंग पार। यानी आल्हा उदल युद्ध के मैदान में अकेले निकले, चारों तरफ युद्ध का कोलाहल है, भेरी और मृदंग बज रहे हैं। इसमें युद्धकालीन लोक जीवन और वातावरण का चित्रण किया गया है और आप देखेंगे कि ऐसे आल्हा और उदल इतने पराक्रमी, इतने बली थे जिसका कोई जवाब नहीं। ये एक प्रकार जिस तरफ निकल जाते थे मान लो कि विजय निश्चित हो जाती थी और सेनापति थे, कोई राजा महाराजा नहीं थे। ठीक है, भाषा की विशेषता भी आपको आदिकाल में दिखेगी। जैसे आदिकाल की भाषा अपभ्रंश से विकसित प्रारंभिक हिंदी है, जिसे पुरानी हिंदी या आदिकालीन हिंदी भी कहा जाता है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी बोली, ब्रज बोली, राजस्थानी, मैथिली, पंजाबी, इन सभी बोलियों के प्रभाव आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे भाषा सरल है, सहज है, लोक प्रचलित और देश शब्दों का प्रयोग आपको खूब मिलेगा। ठीक है, जैसे बीसल देवरासु जो रचना है उसमें आप देखेंगे लिखा है कि जग में सहस्त्र वीर भये पर इतनो न कोय, बीसल देव जस ही बसत सो कहीं न कोई। संसार में हजारों वीर हुए परंतु बीसल देव जो राजा है उनके जैसा वीर कोई नहीं जिसका यश हृदय में बसता है। पुरानी हिंदी की सरल लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग इसमें आपको दिखाई पड़ता है। दोस्तों ऐसे ही तमाम प्रकार की विशेषताएं हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वीर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। ये सारी बातें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं आदिकाल की दूसरी विशेषताओं में अगर समझे तो प्रकृति का चित्रण भी आपको किया दिखेगा। प्रकृति का यथावत चित्रण आपको दिखाई पड़ेगा और बड़ा जबरदस्त सुंदर मनोहारी चित्रण आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आदिकाल के कवियों ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, जैसे पर्वत, नदियों, वन, वर्षा, ऋतु परिवर्तन आदि का सजीव चित्रण मिलता है। प्रकृति का वर्णन वातावरण निर्माण के साथ साथ भावों की अभिव्यक्ति के लिए भी किया गया है। उदाहरण के रूप में जैसे पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई की रचना उसमें कहा गया, बादन लागे बादर गहराए, दामिन दमक छमक छाए, बरसे झरझर मेह जलधारा, खेती भई सुख उपजाए। कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर चित्रण किया है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, वर्षा हो रही है, इससे चारों ओर हरियाली फैल गई है, खेती अच्छी हुई है, ये सब चीजें इसमें बताई गई। आप आगे देखेंगे दोस्तों, अगला आपको दिखाई पड़ रहा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय चेतना भी आपको दिखाई पड़ती है। आदिकाल में देश, जाति, समाज और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष की भावना प्रबल रूप से दिखाई पड़ती है। और राष्ट्र जो है वहां पर केवल अपना ही देश, अपना ही मतलब ये भारत देश की बात नहीं हो रही है,
एक छोटे-छोटे राज्यों में पूरा का पूरा उस समय चीजें बटी हुई थी। तो अपने देश, अपने मतलब संकीर्ण राष्ट्रीयता जो है संकीर्ण दिखाई पड़ती है। विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष करते हैं, अपने राज्य और स्वाभिमान की रक्षा आदिकाल की प्रमुख विशेषता रही है और इससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। ठीक है, आलखंड। आलखंड में आप देखते हैं, चलो देश की राखिन खातिर प्राणन को उतारे हथेली, मरबो तो मान बढ़े इस देश को जियबो तो बढ़ी और देही। यानी कभी कहता है कि देश की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा, मरने पर देश का मान बढ़ेगा और जीवित रहने पर शरीर की शोभा बढ़ेगी। इससे देशभक्ति और सजीव चेतना, राष्ट्रीय चेतना का आपको पुट मिलता है। कुल मिलाकर के सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। वहीं आपको श्रृंगार और वीर रस का तालमेल आपको बहुत अच्छा तरीके से दिखाई पड़ेगा। यानी आदिकाल के साहित्य में मुख्यतः वीर रस की प्रधानता, युद्ध पराक्रम, शौर्य, दान, त्याग आदि का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ में श्रृंगार रस के उदाहरण भी मिलते हैं। विशेषता नायक और नायिका के प्रेम प्रसंग आपको खूब दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज रासो में देखेंगे, भुजा उठाए रणधीर चलो गज्जो घनघोर निशान, कांप उठा शत्रु दल सकल जो मृगराज करे प्रहार। यानी कवि ने पृथ्वीराज के युद्ध में जाने का वर्णन किया है, उनके पराक्रम से शत्रु सेना भयभीत हो गई है। यह वीर रस का उदाहरण है। ठीक है, वहीं पर आप देखते श्रृंगार रस के उदाहरण में बिरहिणी नायिका का वर्णन आपको दिखाई पड़ेगा कि नैनन बहे नीर उर जलत है, दिन में देखत मोहि चैन, पिया बिन सुना लागे साजन, जीव चंद्र बिना अंबर रैन। यानी कि नायिका अपने प्रिय के वियोग में व्याकुल है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और हृदय जल रहा है। यह श्रृंगार रस का उदाहरण आपको दिखाई पड़ा है। यानी कि श्रृंगार रस में आप देखते वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार दोनों के बढ़िया पुट आपको दिखाई पड़ेंगे। वियोग श्रृंगार क्या होता है? जब नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं उस दौरान। ठीक है, जब नायक नायिका पास में रहते हैं तो वो होता है संयोग श्रृंगार। संयोग माने कि जब जो है प्रेम हो रहा है, यानी नायक नायिका पास पास में है, दोनों का बढ़िया तरीके से पैचअप चल रहा है, और नायक नायिका का ब्रेकअप हो गया है, यानी कहने का मतलब है कि बिछड़ गए हैं किन्हीं कारणों की बस में। आजकल के ब्रेकअप जैसा नहीं होता था, मजबूरी में उनको कहीं दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था राजा महाराजाओं को, ऐसी स्थिति में वो ठीक है प्रेम लिखेंगे। तो ये आपको दोनों तरीके से मिल जाएगा। छंद योजना भी बड़ी जबरदस्त है। आदिकालीन रचनाएं विभिन्न छंदों में लिखी गई हैं। प्रमुख छंद में से दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पई, कवित्त, भुजंग, प्रियात, आजिया, ऐसे तमाम प्रकार के छंद आपको दिखाई पड़ जाएंगे यत्र तत्र। छंदों का प्रयोग कथानक की गति और भावों की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, तो उतने कई सारे उदाहरण आपको, दान दियो धर्म करो राख्यो कुल की रीत, ऐसे नर की जगत में राहत अमर है प्रीत, तमाम प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। दोहा विशेष करके ज्यादा रहा। प्रमुख जो रचनाएं रही इस काल की, वीरगाथा काल की दोस्तों, उसमें आप देखते चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, जगने की आलखंड, ठीक है, नरपत नाल की बीसल देव रासो, जैन कवि में पुष्पदंत, स्वयंभू और जिनसेन काफी प्रभावी रहे हैं। और साथ ही साथ में सिद्ध कवियों में सरहपा, लुइपा और कन्हपा रहे हैं। नाथ कवियों में गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, ऐसे तमाम प्रकार के कवि रहे हैं। तो इन सभी लोगों ने, ये प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात की जाए तो ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, परीक्षा के लिए आप देखते हैं ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आदिकाल भारतीय इतिहास के उस दौर का दर्पण है जब देश, समाज, संस्कृति विदेशी आक्रमणों के और आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही थी। कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से जनमानस में उत्साह, साहस और एकता का संचार किया और विदेशी आक्रमणों को विफल करने में काफी भूमिका निभाई। आदिकाल की अगर विशेषताओं को थोड़ा सा अगर आप इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, देखिए आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखेंगे, वीर गाथात्मक प्रवृत्ति है, धर्म प्रधान साहित्य लिखे गए, लोक जीवन का चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, दोस्तों, ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे भाषा की विशेषता है, कई बोलियों के पुट आपको दिखते हैं, प्रकृति का चित्रण किया गया है, राष्ट्रीय चेतना दिखाई पड़ती है, वो भी संकीर्ण राष्ट्रीय चेतना, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता, छंद योजना भी आपको दिखाई पड़ती है। ये सब वीर गाथा काल की एक प्रमुख विशेषताओं का एक चार्ट जो मैंने आपको बनाया, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। अब आदिकाल का वर्गीकरण अगर करें तो इसको कई भागों में हम बांट सकते हैं। आदिकाल में जैसे वीर गाथा साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सब कुछ। अब इसको हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। वीर साहित्य, वीर गाथा साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और लोक साहित्य, ऐसे तमाम प्रकार की चीजों में बांट सकते हैं। इसको समझते हैं। देखिए, वीर गाथात्मक साहित्य जो आपको मिलेगा संवत 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक, यानी 993 ईस्वी से 1318 तक आपको वीरतापूर्वक रचनाएं मिलेंगी खूब अधिक मात्रा में। ठीक है, पूरा वीर गाथा काल में ही सारी चीजें संकलित है नीचे की। वीर रस की प्रधानता है, राजाओं के शौर्य का वर्णन किया गया है इसमें। युद्ध, दान, धर्म, नीति का चित्रण आपको वीर गाथात्मक साहित्य में आपको मिलेगा। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो बड़ी फेमस है। नरपत नाल, बीसल देव रासो लिख करके बड़े फेमस हो गए। जगनी मतलब की जयानिक,
जयानक का जयानक है, जयानक, जगनिक नहीं है, जयानक लिख दीजिएगा। ठीक है, जयानक की पृथ्वीराज विजय नाम की रचना है। ये सब रचनाएं ऐसी हैं जो कि वीर गाथात्मक साहित्य की तरफ इशारा करती हैं। वहीं पर दोस्तों दूसरी जो तरफ आपका साहित्य उसका नाम है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य संवत 850 विक्रमी से लेकर के 1200 विक्रमी तक, यानी 800 ईस्वी से 1143 तक आपको सिद्धों की परंपरा मिलेगी बेसिकली। इसमें गूढ़ योग पर बल दिया गया, साधना और ज्ञान पर फोकस किया गया, सहज भाषा में रचनाएं की गई, जीवन के रहस्यों की खोज करने के लिए जो आध्यात्म की तरफ है उसकी तरफ दिशा मोड़ी गई। ठीक है, इसमें प्रमुख रचनाकारों में सरहपा, लुइपा, कन्हपा, तिलोपा, सबरपा ये सब रहे हैं। ये सब एक प्रकार से बेसिकली सिद्ध साहित्य, जिनके लास्ट में पा आपको मिलेगा, वो सिद्ध साहित्य के हैं। ठीक है, इन्होंने दोहा लिखा, पद लिखा और चर्या तमाम सारी लिखी है। ठीक है, वहीं पर जैन साहित्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जैन साहित्य जो है वो संवत जो है आप देखते हैं 943 से 1443 ईस्वी तक आपको जैन साहित्य थोड़ा सा और बढ़कर चढ़ करके मिलेगा। धर्म उपदेश दिए गए, नीति, भक्ति, तीर्थंकरों और संतों का वर्णन किया गया, प्रबंध, काव्य और रास साहित्य लिखे गए। जैसे आचार्य हेमचंद्र, जिनसेन, पुष्पदंत, सोमदेव सूरी रचनाओं में से पार्श्वनाथ चरित, त्रिषष्टि, सलाका पुरुष चरित, तमाम प्रकार की रचनाएं जो है जैन साहित्य के द्वारा लिखी गई, जो उस समय बड़ी फेमस मानी जाती है। अच्छा, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य इन सभी को नकार दिया था। नाथ साहित्य की अगर बात की जाए तो ये भी आप देखते हैं समय काल वही लगभग में सब वही समय रहेगा, 1300 के आसपास का तक ही समय शुरुआत से। योग साधना वैराग्य का वर्णन किया गया, गुरु शिष्य परंपरा दिखाई पड़ती है, रहस्यवादी विचार आपको दिखाई पड़ती है। गोरखनाथ, जालंधर नाथ, कानिफ नाथ, ये सब जो है बेसिकली इसके प्रमुख जो है नाथों में से नौ नाथ हैं। ठीक है, नाथों की जो परंपरा है वो मत्स्येंद्र नाथ से चल करके, और बेसिकली गोरखनाथ इसके प्रमुख जो है रहे हैं। लोक साहित्य में आदिकाल के संपूर्ण काल में आप देखते हैं लोक साहित्य दिखेगा, लोक जीवन का सजीव चित्रण होता है, लोक गीत, लोक कथाएं, लोक कहावतें, पहेलियां, मुकरियां आपको दिखाई पड़ती है। इसमें बेसिकली अमीर खुसरो का नाम बेसिकली आता है। आल्हा उदल की लोक कथाएं आपको मिलेंगी, लोरिकायन, चंदा, ढोला मारू, लोकगीत, कहावतें, पहेलियां, मुकरियां ये सब आपको दिखाई पड़ती हैं। तो ये बेसिकली रहा जो मैंने आपको बताया। अच्छा, आदिकाल के वर्गीकरण को आप एक चार्ट के माध्यम से अगर समझे, माइंड मैप के माध्यम से, तो समझ लीजिए। जैसे वीर गाथा, राजाओं के शौर्य युद्ध का वर्णन किया गया इसमें। जैन साहित्य धर्म उपदेश, नीति और भक्ति का प्रबंध किया गया। लोक साहित्य में लोक जीवन, लोक गीत, लोक कथाएं, कहावतें आदि आती हैं। वहीं पर आप देखें सिद्ध साहित्य में योग साधना, ज्ञान और जीवन के रहस्यों का पर्दाफाश किया गया। वहीं पर नाथ साहित्य में योग, वैराग, गुरु शिष्य परंपरा और रहस्यवाद जो है के बारे में जानकारी दी गई। तो इस तरीके से आपने जो है आपने समझा कि आदिकाल का वर्गीकरण किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपने चीजों को समझने का प्रयास किया। अब सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ग्रहण करेंगे और विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं, और ऐसे ही लेक्चर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब समझते हैं हम किसके बारे में, थोड़ा सा विस्तार से सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य की रचना सिद्धों ने की है। ये बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा के अनुयायी हुआ करते थे। चूंकि बौद्ध शाखा आप देखिए दो धर्म मतलब कि दो शाखाओं में बढ़ गई बौद्ध धर्म आपको, हीनयान और ब्रजयान। ब्रजयान शाखा की जो है अनुयायी थे सिद्ध साहित्य के लोग। इनका मुख्य उद्देश्य था मानव को मोक्ष मार्ग बताना, कि मानव को मोक्ष कैसे मिल सकता है। ठीक है, इन्होंने संस्कृत के स्थान पर अपभ्रंश और प्राकृत जैसी जन भाषाओं का प्रयोग किया, जिससे साहित्य जन साधारण तक पहुंचा। चूंकि संस्कृत पढ़ना सबके बस की बात नहीं थी, ऐसे में सहज भाषा, अपभ्रंश भाषा, प्राकृत भाषा जो थी वो संस्कृत से सरल भाषा थी, जो कि जनता समझती थी। तो उस भाषा में रचनाओं को लिखा ताकि जनता में फेमस हुई। प्रमुख सिद्ध कवियों की अगर बात की जाए तो सरहपा, लुइपा, कन्हपा, डोमपाद, सबरपा, तिलोपा और भूसुको, मतलब कि तमाम प्रकार के जो है लास्ट में पा वाले तमाम आपको 84 सिद्ध तमाम प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, विशेषताएं दोस्तों इन लोगों की यह है, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या है। सिद्ध साहित्य की विशेषता यह है कि धर्म और आध्यात्म की प्रधानता आपको मिलेगी, रहस्यवाद और योग साधना का वर्णन करते हैं अपनी रचनाओं में, सांसारिक बंधनों से मुक्ति की प्रेरणा देते हैं, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, सिंबॉलिक भाषा का प्रयोग है, दोहा, चर्या पद और इन सभी छंदों का प्रयोग आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सिद्धों की अगर बात की जाए तो उदाहरण के रूप में जैसे कि
आप देखेंगे मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मर मंदिर में धूप देवे अगुरा। श्री सरपाहा ने कहा इस बात को, यदि मन को निर्मल नहीं बनाया तो बाहरी भेष बदलने से कोई लाभ नहीं है। केवल मंदिर में आसन मारने और धूप दिखाने से परमात्मा नहीं मिलता। मतलब कुल मिलाकर के बाह्य आडंबर पर सीधा जो है प्रहार किया है। ठीक है, वहीं पर अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे दोस्तों, जो है सिद्ध साहित्य के बारे में, सॉरी जैन साहित्य के बारे में, सिद्ध के बारे में समझ लिया। जैन साहित्य क्या था? जैन साहित्य दोस्तों तो ये था आचार्यों और मुनियों ने अपने धर्म का उपदेश, अपने जीवन चरित्र और कथाओं को जनभाषा में लिख करके जैन साहित्य की रचना करना शुरू कर दिया था। यह साहित्य मुख्यतः अहिंसा को लेकर के था, सत्य और अपरिग्रह, त्याग, तपस्या और धर्म प्रचार पर आधारित हुआ करता था। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रचनाएं लिखी गई। फिर इसके बाद में दोस्तों हुआ कुछ ऐसा, ठीक है, क्या हुआ उसके बाद में ये हुआ दोस्तों, प्रमुख कवि और लेखक की बात है तो पुष्पदंत, ठीक है, धनपाल, जिनसेन, गुणभद्र, हेमचंद्र सूरी, सोमदेव सूरी, जिन विजय, देवसेन, ऐसे तमाम प्रकार के कवि जो हैं ये जैन साहित्य के रचनाकार हैं, जिन्होंने जैन साहित्य में बहुत ज्यादा योगदान दिया। हालांकि ये साहित्य जो है आध्यात्म साहित्य या मात्र धार्मिक साहित्य ही बन करके रह गया, इसको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य में स्थान नहीं दिया। इनकी विशेषता ये है कि धार्मिक उपदेश और नीति का प्रतिपादन किया, चरित्रात्मक और आख्यात्मक काव्य की प्रधानता दिखेगी, कथा, आख्यान, चरित्र, पुराणों की रचना आपको दिखाई पड़ेगी, भाषा प्राकृत, अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी का प्रयोग किया गया है। साहित्य का उद्देश्य समाज को नैतिक और धार्मिक शिक्षा देना है इसका। तो इस तरीके से ये सारे उद्देश्य के साथ इन सभी विशेषताओं को अपने में शामिल करके रचनाएं लिखी गई। उदाहरण के रूप में जैसे पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर उपकार सम नहीं भाई, तो तमाम प्रकार की जो है व्याख्याएं आपको दिखेंगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर किसी महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिद्ध साहित्य का मूल स्रोत जो है चर्या पद है। सरहपा को सिद्धों का प्रमुख कवि माना जाता है। जैन साहित्य में पद्म पुराण यानी पुष्पदंत का रचना बड़ा प्रसिद्ध है। हेमचंद्र ने आप देखते हैं त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र की रचना करी। सिद्ध साहित्य की प्रतीकात्मक और सांकेतिक भाषा मिलती है। जैन साहित्य समाज को अहिंसा और दया का संकेत देता है। तो इस तरीके से इन चीजों को आपने समझा, ठीक है, तो ये सब चीजें आपने समझ लिया। अच्छा, दोनों में अगर थोड़ा सा अंतर देखने का प्रयास करेंगे तो बहुत थोड़ा सा अंतर है कि जो है धार्मिक पृष्ठभूमि बौद्ध धर्म की ब्रज्ञान शाखा संबंधित है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य जैन धर्म से रिलेटेड है। मोक्ष प्राप्ति योग साधना पर बल देता है सिद्ध साहित्य, वहीं पर जैन साहित्य धर्म का प्रचार और नैतिक शिक्षा देता है। अपभ्रंश और प्राकृत भाषा का प्रयोग सिद्ध साहित्य के लोग करते हैं। जैन साहित्य के लोग अपभ्रंश, प्राकृत और आरंभिक हिंदी का प्रयोग करते हैं। रहस्यवाद, साधना और आंतरिक ज्ञान सिद्ध साहित्य का मूल विषय है। वहीं जैन साहित्य में उपदेश, चरित्र और आख्यान, नीति पर फोकस करते हैं। ठीक है, प्रमुख रचनाओं में दोस्तों अगर देखें, प्रमुख रचनाओं में आपको चर्या पद, दोहे और पद मिलेंगे। वहीं पर जैन साहित्य में चरित्र, पुराण, कथा और उपदेशात्मक काव्य आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये दोनों के बारे में कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बता दी। दोनों में समानताएं ये है कि दोनों का उपदेश मानव को उच्च जीवन मूल्य सिखाना है। दोनों में धर्म और आख्यान की प्रधानता है। दोनों में अपभ्रंश जैसी जनभाषाओं का प्रयोग किया गया है। दोनों साहित्य में लोकहित की भावना विद्यमान आपको दिखाई पड़ती है। ये सब आपने देखा। आदिकाल में लोक साहित्य की अगर बात की जाए तो आदिकाल में अब लोक साहित्य हम समझते हैं, क्योंकि जैन साहित्य साहित्य आपने समझ लिया, ठीक है। अब लोक साहित्य के बारे में अगर समझे आदिकाल में, तो लोक साहित्य का भी बोलबाला इसमें आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसे आदिकाल में लोक साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। लोक साहित्य जनता की सामूहिक भावना, अनुभव और जीवन संघर्ष का साहित्य है। यह जनमन की बाड़ी है जिसमें लोक की सरलता, स्वाभाविकता और मौलिकता विद्यमान होती है। कोई इसमें शिष्ट साहित्य होता है, जैसे कि जो आपको भक्ति काल में मिलेगा, आधुनिक काल में शिष्ट साहित्य मिलेगा, जो कि एक लिपिबद्ध तरीके से लिखा पढ़ा गया है, एक बेसिकली कवि ने लिखा हुआ है, वो शिष्ट साहित्य है, ठीक है। लेकिन जो लोक साहित्य होता है, ऐसे गांव वगैरह के लोग बोलते रहते और वो एक प्रकार से आपका समझ में आ जाता है। लोक साहित्य का अर्थ ये कि लोग जो साहित्य लोक जीवन से उत्पन्न हो और लोक जन द्वारा रचा गया हो, गाया गया हो, कहा गया हो और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चला आया हो, उसे लोक साहित्य कहते हैं। इसको लिखा पढ़ा ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। ये जैसे आपके पिताजी ने गाया, आपके पिताजी से आपने सीखा, आपसे आपके बच्चे ने सीखा, इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। लोक साहित्य की विशेषता यह है कि यह लोक जीवन की अभिव्यक्ति होता है। इसमें लोक की सामूहिक भावना निहित होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। सरल, सहज, स्वाभाविक और जनसाधारण की भाषा में होता है, सब लोग समझ पाते हैं। किसी एक रचयिता का इसमें नाम नहीं होता है, कोई लेखक इसका पर्सनल नहीं होता है। इसमें लोक विश्वास, लोक रिवाज, परंपराएं, संस्कृति ये सब प्रतिबिंबित होती हैं, सब कुछ दिखाई पड़ता है, जनता की चित्तवृत्तियों को उकेर करके सामने लाता है।
लोक साहित्य के प्रमुख रूपों की अगर बात की जाए दोस्तों, लोकगीत, जैसे जो जो ये गीत दोस्तों वही गीत होते हैं जो लोक जीवन के विभिन्न अवसरों जैसे विवाह, जन्म, त्योहार, फसल, वर्षा पर गाए जाते हैं। जैसे फगुआ, फगुआ फागुन के महीने में गाया जाता है होली के समय में। कजरी, इस समय कजरी गीत कि बरसे घटा घन घोर कजरिया, ठीक है, गाना कि घेर घेर बरसे कारी बदरिया कियरिया में बूंद टपके, ठीक है। कजरी इस समय खूब गाया जा रहा है सावन के महीने में, ठीक है, कि गावे बरसत हुई है बदरा, तमाम गाना आपने सुना होगा। सोहर जन्म के समय पर गाया जाने वाला गीत है। तो ये सब लोक गीत है जो कि लिखे पढ़े कहीं पर नहीं है। गीत खुशी, प्रेम, विरह, प्रकृति और जीवन के भावों को सरल भाषा में व्यक्त करने का एक माध्यम होते थे और वो एक प्रकार से लोक जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके साथ ही साथ में लोक कथाएं, ये लंबी कथात्मक रचनाएं होती हैं जिनमें किसी वीर, राजा, देवी देवता या ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया जाता है। जैसे आल्हा उदल की गाथा लोक गाथा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं ढोला मारूर की कथा, ये सब इसमें आपको दिखाई पड़ेगी। वीरता, त्याग, प्रेम और लोक आस्था का सुंदर चित्र मिलता है। वहीं पर लोक कथाओं की बात की तो कल्पना से रचित और या फिर यथार्थ भी हो सकती है, छोटी छोटी कथाएं जिसमें शिक्षा, नीति, मनोरंजन का समावेश होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कथा, विक्रम बेताल की कथा, सिंह और चूहे की कथा, इन सभी के माध्यम से एक शिक्षा दी जाती है समाज में। लोक कथाएं नीति, बुद्धि, साहस और अच्छे आचरण की शिक्षा हमको देती हैं, इसीलिए ये एक प्रकार से समाज का जो है भला करती हैं। तमाम सारी पहेलियां भी आपको दिखाई पड़ती है। पहेलियों की अगर बात की जाए तो इसे पहेलियों में सामने आते हैं हमारे जो है अमीर खुसरो जी। ऐसे प्रश्न जो छिपे हुए उत्तर के रूप में पूछे जाते हैं जिन्हें बूझने पर आनंद मिलता है, उनको पहेलियां कहते हैं। जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आधा धरा, ये इसको बोलते हैं आकाश। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है दोस्तों अमीर खुसरो साहब ने। बिना पांव के दौड़े भाई, छिन में छिपे रात को आए। क्या होता है? साया, ठीक है। साया मतलब कि ये क्या होता है? बिना पांव के दौड़े भाई, मतलब कि भाई है हमारे साथ साथ बिना पांव के चलता रहता है, दिन में छिप मतलब कि रात में छिपे, दिन में आता है, मतलब कि रात में नहीं दिखती परछाई, ठीक है, तो दिन में आ जाता है। तो ये सब चीजें थोड़ा उल्टा लिख गया होगा। ये पहेलियां हमारी बुद्धि को तेज करती हैं और लोक जीवन की कल्पना शक्ति को दिखाती हैं। वहीं पर अगर और आगे बढ़े, मुकरियों की, मुकरियां क्या होती हैं? ये सब अमीर खुसरो ने लिखे हैं। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर स्पष्ट होते हैं पर पूछने वाला इनकार करता है और श्रोता से कहलवाता है उसको। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझे, जैसे काला है पर कोयला नहीं, चलता है पर घोड़ा नहीं, ठीक है। काला है पर कोयला नहीं है, चलता है पर घोड़ा नहीं है, बोलो कौन है वो? कौवा है, ठीक है। काला है पर कोयला नहीं है, बिल्कुल काला है। चलता है पर जो है दौड़ता नहीं है, या घोड़ा मतलब कि चलता है पर घोड़ा नहीं है वो, तो क्या है वो? कौवा है, ठीक है। ऐसे सफेद हाथी सबको भाता और रोज खाए कभी न थकता, मतलब कि रोज खाए कभी न थकता। तो क्या होता है? दांत, दांत वो होता है। सफेद हाथी सबको भाता है, वो दांत सबको भाता है, अच्छा लगता है। रोज खाते खाने का काम भी करता है लेकिन थकता नहीं है, कौन? दांत, ठीक है। ये सब चीजें होती मुकरियां। मुकरियां हंसी मजाक के साथ साथ बुद्धि की परीक्षा भी लिया करती हैं। क्लियर? इसके साथ साथ आप देखेंगे लोकोक्ति और कहावतें, ये भी लोक जीवन से ही संबंधित हैं। ये लोक जीवन के अनुभवों से निकली संक्षिप्त किंतु सारगर्भित बातें होती हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बूंद बूंद से सागर भरता है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो कहावतें हैं। ये कहावतें किसी विशेष जो है सिचुएशन के हिसाब से बताई जाती हैं। ये कहावतें जीवन के अनुभवों से उपजी हुई व्यवहारिक शिक्षा होती है जो कि आपको अपनानी चाहिए। तमाम सारी कहावतें होती हैं, पहेलियां होती हैं जिनको आपको समझने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन हमारे वृद्ध लोगों ने इसको बढ़िया तरीके से समझा दिया है, ठीक है। लोक साहित्य का महत्व ये है कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों का परिचायक है। इससे जन जीवन, इतिहास, धर्म, अर्थव्यवस्था आदि का ज्ञान मिलता है। इसके साथ साथ यह समाज को एकता, प्रेम, सहयोग और नैतिकता नैतिकता की शिक्षा देता है। यह साहित्य की जड़ है जिससे शिष्ट साहित्य का विकास हुआ है। यह राष्ट्रीय एकता, लोक चेतना को जागृत करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यह साहित्य, ठीक है, इस तरीके से ये बात है। लोक साहित्य क्या है? आदिकाल की अमूल्य धरोहर है। इसमें जन जीवन की सच्ची भावनाएं और अनुभव मिलते हैं। लोक गीतों में लोक के सुख दुख, आशा निराशा, प्रेम का सुंदर चित्र होता है। लोक कथाएं वीरता, पराक्रम और इतिहास की साक्षी हैं। लोक कथाएं नैतिक शिक्षा और मनोरंजन के भी उत्तम साधन है। पहेलियां और मुकरियां लोक मनोरंजन तथा विकास, बुद्धि के विकास में सहायता करती हैं। लोकोक्तियां और कहावतें लोक अनुभवों का निचोड़ होती हैं जो कि आप प्रयोग करके आगे बढ़ सकते। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझा। तो आदिकाल को लोक साहित्य भारत की जन संस्कृति का प्रमाणिक दर्पण है।
इसमें जनमानस के हृदय की सरल अभिव्यक्ति मिलती है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और वर्तमान में हमारा मार्गदर्शन करती है। ये सब चीजें आपने समझने का प्रयास किया। अब आदिकाल के बारे में कुछ और चीजें जो आप सबको समझना है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इस तरीके से आदिकाल के बारे में आपने इन चीजों को समझने का प्रयास किया। ठीक है। तमाम सारे आचार्यों के जो मत हैं उन आचार्यों के मत को आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है। क्लियर। तो जैसे आप देखते हैं एक दृष्टि में आदिकाल को समझे तो आदिकाल का समय काल 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक, यानी कि 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक का समय काल आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि आपको क्लियर हो। ये सब एक एक मतलब कि एक दृष्टि में समझने का प्रयास कर तीव्र गति से। नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसको आदिकाल नाम दिया गया और इसी के द्वारा वीर गाथा काल नाम भी इसको दिया गया। हालांकि आदिकाल को उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उतना फोकस नहीं किया, वीर गाथा काल नाम दिया था उन्होंने। ठीक है, वीर गाथा। आदिकाल का नाम दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, लिख दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल पर ज्यादा फोकस किया। हालांकि आदिकाल को आदिकाल आचार्य शुक्ला जी ने भी कहा था, लेकिन वीर गाथा काल पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। ठीक है, और इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल पर ज्यादा फोकस किया। यह काल हिंदी साहित्य की नींव रखने वाला काल है। इस काल का प्रमुख साहित्य वीर गाथात्मक साहित्य है। इस काल में धर्म, नीति, उपदेश, भक्ति, वीरता का प्रमुख अच्छे तरीके से वर्णन मिलता है। श्रृंगार भी दिखाई पड़ता है। भाषा अपभ्रंश, प्राकृत, पुरानी हिंदी, राजस्थानी ब्रजभाषा के पुट आपको दिखाई पड़ेंगे। लिपि नागरी है, शारदा देवनागरी लिपि में का प्रयोग होता है। प्रमुख रस में वीर रस, श्रृंगार रस, शांति रस आपको दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रमुख प्रवृत्ति में धर्म प्रधान साहित्य है, वीर गाथात्मक साहित्य है, लोक मंगल की भावना आपको इस साहित्य में मिलेगी। प्रमुख विषय में धर्म, नीति, उपदेश, इतिहास, लोक जीवन और वीरता प्रेम पर बहुत सारे रचनाएं वीर गाथा काल में लिखी गई। तो ये सब विशेषताएं हैं। विद्वानों के कुछ मत हैं जो वीर गाथा काल को लेकर के कहे गए हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात की जाए तो इन्होंने पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक के काल को आदिकाल कहा है। यह काल वीर गाथा काल का युग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह काल भारतीय जनजीवन के जागरण और आरंभिक चेतना का काल है। रामकुमार वर्मा कहते हैं कि इसके अनुसार आदिकाल में धर्म, साहित्य और संस्कृति की आधारशिला रखी गई है। यह युग प्राचीन परंपराओं को आधुनिकता की ओर संक्रमण का काल है। इसको आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब नहीं। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा इनके अनुसार यह काल हिंदी साहित्य के विकास और प्रारंभिक चरण है जिसमें अपभ्रंश से हिंदी की ओर गति दिखाई गई थी। तो तमाम प्रकार की चीजें आपको दिखाई पड़ती है। नामवर सिंह कहते हैं कि आदिकाल में साहित्य की विविध धाराएं विकसित हुई जो आगे चल करके भक्ति और रीतिकाल की पृष्ठभूमि बनी। इस तरीके से आदिकाल का वर्गीकरण अगर आप समझे तो आदिकाल में आपने क्या क्या समझा। वीर गाथात्मक साहित्य समझा जिसको चारण काल भी कहते हैं। जिसमें चारण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दरबारी साहित्य है। जो भी कवि यहाँ पर रहे हैं वो राजा महाराजाओं के यहाँ पर ही रहते थे और उन्हीं के यहाँ उन्हीं का खाते थे, उन्हीं का गाते थे। तो अपने राजाओं महाराजाओं की प्रशंसा खूब की गई है। इसीलिए युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करी गई है। युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। वीर गाथात्मक साहित्य है। ठीक है, सब कुछ है। सिद्ध साहित्य इसमें आपको मिलेगा, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लोक साहित्य। अच्छा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन सभी को नकार देते हैं। केवल यही वीर गाथात्मक साहित्य को लेकर के इसको वीर गाथा काल कह देते हैं, जो कि इसका एक तरफा विचार है। इसी को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बहुत सारे आक्षेप भी लगते हैं और उनको लेकर के तमाम सारी बातें कही जाती है। ठीक है। प्रमुख कवि और रचनाओं की अगर बात की तो आप देख सकते हैं तमाम सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है। तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है यहाँ पर त्वरित स्मरण की अगर बात की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आदिकाल का नामकरण किसने कब कब किया, क्या समय काल है। ठीक है। सब प्रमुख वीर गाथा काव्य आपको पृथ्वीराज रासो के रूप में मिलेगा। प्रमुख रस कौन सा है, वीर रस है। प्रमुख भाषा अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, राजस्थानी का प्रयोग अधिक मिलता है। ये सब चीजें आप आराम से पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों में आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है। और तमाम सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब दोस्तों बेसिकली अब हम चर्चा करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो जिनकी संख्या 20 होगी। तो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट होंगे। ठीक है। आराम से एक-एक प्रश्नों पर थोड़ा सा फोकस करते हुए विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।
यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चंस कुछ 20 क्वेश्चंस हैं। इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां जो है नोट्स में रह गई हैं, तो वो सब चीजें जो है परेशान उसको मत होइएगा, उसको मैंने वीडियो में बता दिया है, ठीक है, उसको देख लिया जाएगा। देखिए, आदिकाल नामकरण किस विद्वान ने किया हुआ है? तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा भैया? आदिकाल को आदिकाल कहने वाले जो विद्वान है उनका क्या नाम है बताएंगे? आदिकाल को आदिकाल कहा था किसने? आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है। तो दोनों का नाम जो है इसमें आता है, चूंकि आदिकाल को आदिकाल अगर ज्यादा फोकस करके बोला जाएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा दीजिएगा। अगर केवल नॉर्मली पूछा था तो आदिकाल को, वैसे ये प्रश्न आदिकाल को आदिकाल पूछने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही नाम आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है, लेकिन आदिकाल को आदिकाल पर ज्यादा फोकस किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जी ने किया है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? अगर पूछे तो रामचंद्र शुक्ला जी लगा दीजिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि ये थोड़ा सा बझौला प्रश्न है, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते इसलिए मैंने क्लियर किया। आदिकाल का समय कितना माना जाता है? तो आदिकाल का समय दोस्तों संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 विक्रमी तक मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिकाल को वीर गाथा काल किस कारण कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रेमाख्यानक काव्य अधिक है, बिल्कुल गलत है। वीरों के शौर्य का वर्णन अधिक है, बिल्कुल बी ऑप्शन, वीरों के शौर्य का वर्णन अधिक है, इसीलिए इसको वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया है। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आदिकाल की प्रमुख भाषा थी? तो आदिकाल की प्रमुख भाषा दोस्तों इस समय थी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। क्लियर? चले, आदिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? तो आदिकाल का प्रमुख रस दोस्तों वीर रस है, लेकिन इसमें आपको श्रृंगार रस के भी पुट आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगनिक ने आलखंड लिखा है, ठीक है। बीसल देव रासो नरपति नाल्हे ने लिखा है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा है। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य के प्रमुख साहित्यिक रूप क्या है? सिद्ध साहित्य के दोस्तों प्रमुख साहित्यिक रूप की अगर बात की जाए तो इनमें से क्या है? वो है साखी, शबद और पद, आपको यही सब मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या मिलेगा? सिद्ध साहित्य के प्रमुख साहित्यिक रूप में आपको मिलेगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा शबद, साखी और पद आपको खूब मिलेंगे। हाँ ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्ध कवि सराहपा किससे संबंधित है? तो सराहपा दोस्तों बौद्ध की जो सिद्ध परंपरा थी उससे रिलेटेड है, ठीक है। बौद्ध सिद्ध परंपरा से, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला, जैन साहित्य में प्रमुख भाषा कौन सी थी? जैन साहित्य में दोस्तों उसमें भी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग खूब हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, पाउमचर्यु किस जैन कवि की रचना है? पाउमचर्यु दोस्तों पुष्प दंत की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, आदिकाल में लोक साहित्य का मुख्य आधार क्या है? तो आदिकाल में लोक साहित्य का जो दोस्तों मुख्य आधार है वो है जनजीवन। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, लोक साहित्य का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? लोक साहित्य का सबसे प्राचीन रूप है दोस्तों लोकगीत। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकगीत सबसे पुराना है। अगला 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का साहित्य नहीं है? देखिए, वीर गाथात्मक साहित्य आदिकाल का साहित्य है। सिद्ध साहित्य भी है, जैन साहित्य भी है। रीतकालीन साहित्य अपने आप में एक काल है, रीतकालीन साहित्य नहीं है। रीतकाल को दोस्तों 3 भागों में आगे चल करके आप पढ़ेंगे, रीतबद्ध, रीतमुक्त और रीतसिद्ध काव्य, ठीक है। इसमें बहुत सारे कवि आपको दिखाई पड़ेंगे, इसमें आपको तमाम सारे विद्वानों के बारे में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आचार्य केशव दास, आचार्य जो है चिंतामणि, ठीक है। इसके अलावा आप आलम बोधा, बिहारी लाल, तमाम सारे लोगों को मिलेंगे। आदिकाल में छंद योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आदिकाल में छंद योजना की प्रमुख विशेषता दोस्तों है दोहा प्रमुख छंद लिखे गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिखा ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आलखंड किस प्रकार की रचना है? तो आलखंड दोस्तों रासो ग्रंथ है कि खंड काव्य है बताएंगे? यह एक प्रकार से आलखंड क्या है कि एक खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। वीर गाथा साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? क्योंकि इसमें वीरों के शौर्य का वर्णन किया गया है, इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथ पंथ किससे संबंधित है? 17 नंबर, नाथ पंथ दोस्तों किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या वैष्णव धर्म से? नाथ जो पंथ है दोस्तों ये भगवान शंकर की परंपरा से है, यानी शैव परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, गोरक्षनाथ गोरक्ष शतक
कि रचयिता कौन है, तो गोरखनाथ ने ही लिखा है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जा सकते हैं वर्तमान, मतलब कि ये वास्तविक। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। आदिकाल की काव्य धारा में प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है, तो वीर गाथा की प्रवृत्ति सबसे अधिक रही है, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा काल नाम दिया। 20 नंबर प्रश्न, आदिकाल के कवियों का उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य था अपने जो राजाओं थे, आश्रयदाताओं थे, उनकी प्रशंसा करना, यानी राजाओं का गुणगान करना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझ लिया। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, अगर आपको हमारे पीडीएफ प्राप्त करने हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो आप जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपये फीस जमा करके आप पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 9984 039 139। इस पीडीएफ में थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुकी है, मिसप्रिंट हो गया है। बाकी जो आने वाली पीडीएफ होगी उसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल सटीक होगा। 9984 039 पर आपको एसएमएस कर देना है। आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मात्र दोस्तों 100 रुपये फीस है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा आपको यहाँ पर सभी यूनिट के नोट्स मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा। कहीं पर आपको किताब या सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और आपके घर में कोई ऑनलाइन माध्यम चलाता है तो उससे भी जमा करवा सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, गर्ल्स और बॉयज दोनों का ग्रुप अलग अलग रखा गया है, कोई इश्यू की बात नहीं है। आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए अलग ग्रुप, बॉयज हैं तो बॉयज के लिए अलग ग्रुप। ठीक है, जैसे आप इतना फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ नोट्स आपको सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत जबरदस्त है। सभी यूनिट की पीडीएफ, ये नहीं इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट, तमाम सारे मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप अगर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करेंगे तो आपके लिए ऑफर चालू है, यानी मात्र 150 रुपये फीस में आपको पूरा 1 साल तक, यानी पूरा फर्स्ट सेमेस्टर, पूरा सेकंड सेमेस्टर के लिए फीस केवल 150 रुपये रखी गई है। जो फीस आपकी, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कितनी है, 100 रुपये है, सेकंड बाद में लेंगे तो सेकंड का भी 100 रुपये पड़ेगी, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का एक साथ जो बच्चा फीस जमा करेगा उसका मात्र 150 रुपये फीस में पूरा मिल जाएगा। पूरा 150 रुपये में 1 साल तक सभी विषय का नोट्स मिलेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सभी का मिलेगा, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सभी का मिलता रहेगा। ठीक है, तो बारीकी के साथ चीजें आपको पढ़ाई जाती रहती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप आराम से पीडीएफ को निकलवा करके आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।